हेलो एवरीवन, सो लेट अस स्टार्ट विद लेक्चर 10 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। बाकी की जो रिमेनिंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग है उसको कवर करेंगे हम। तो देखिए, मूविंग ऑन टू आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। वन मोर थिंग, जो हमने फर्स्ट 10 थ्योरीज कवर करी हैं प्रीवियस लेक्चर में, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए वो थोड़ी डिफ़िकल्ट भी थी। ये जो 10 थ्योरीज अब हम पढ़ेंगे ये काफ़ी सिंपल है, आसान है और इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट फिर इनकी इंपॉर्टेंस भी एग्ज़ाम के लिए थोड़ी कम है। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉवर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस की। हॉवर्ड गार्डनर ऑथर का नाम है, जिन्होंने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ आईक्यू के बेसिस पे इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकाल के ये कह देना कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है, गलत है। किसी की भी इंटेलिजेंस को मेजर करने का क्राइटेरिया प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अलग अलग फील्ड में अलग अलग पर्सन की हो सकती है। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस दिए हैं। ही हैज़ गिवन 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो देखिए, सबसे पहले लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये वो लोग होते हैं जो वर्ड्स का प्रयोग, वर्ड्स का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ओरली एंड रिटन ऑल्सो। तो ऐसे लोग पोएट्स या राइटर्स बनते हैं यूजुअली। देन विजुअल और स्पैटियल इंटेलिजेंस। स्पैटियल मीन्स अबाउट द स्पेस, तो स्पेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाना, शेप्स की अच्छी नॉलेज होना। ऐसे लोग इंटीरियर डिज़ाइनर, इंजीनियर वगैरह बन सकते हैं। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से म्यूज़िक समझ में आता है एंड दे कैन कंपोज इट वेरी वेल। तो ऐसे लोग सिंगर या म्यूज़िकल कंपोजर बन सकते हैं। देन वी हैव इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। जहाँ इंटर शब्द आता है, इंटर मतलब बिटवीन टू पीपल और इंट्रा का मतलब होता है खुद से। सो इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब ऐसे लोग जो दूसरे लोगों की फीलिंग्स को, उनके व्यू पॉइंट्स को, उनके परसेप्शंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। तो ऐसे लोग अच्छे लीडर्स और सोशल वर्कर बन सकते हैं, बिकॉज वो दूसरों को समझ सकते हैं। और इंट्रापर्सनल, जो लोग खुद की फीलिंग्स को, खुद के थॉट्स को, खुद के माइंड के अंदर चलने वाले प्रोसेसेस को आसानी से समझ सकें। ऐसे लोग फिलॉसफी लिखते हैं, फिलॉसफर बनते हैं यूजुअली। देन द लॉजिकल इंटेलिजेंस। वैसे हमारे समाज में सबसे बड़ा इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया लॉजिकल इंटेलिजेंस को माना जाता है। बच्चा मैथ्स में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी, अच्छा भाई ठीक है, इंटेलिजेंट है। खैर, लॉजिकल इंटेलिजेंस का मतलब है जहाँ पर स्टूडेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाए चीज़ों के बीच में, उनको अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाए, एवेल्युएट कर पाए। तो ऐसे लोग बैंकर्स या अकाउंटेंट्स बनते हैं। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, द पीपल हु कैन कंट्रोल देयर बॉडी, अपने बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकें, किसी स्किल को पा सकें और खुद की बॉडी को ट्रेन कर सकें। तो ऐसे लोग एक्टर्स या एथलीट्स बन सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं। पहले हॉवर्ड गार्डनर ने 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए थे, जो लास्ट में इन्होंने दिया है वो है नेचुरलिस्टिक। दिस इज़ द 8th वन, ये बाद में दिया था अलग से। सो नेचुरलिस्टिक ये वो लोग होते हैं जिन्हें नेचर की चीज़ों से प्यार होता है और ये बहुत ईजीली नेचर को समझ सकते हैं, उसके बीच रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग बायोलॉजिस्ट या कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं। सो बेसिकली इस थ्योरी में हॉवर्ड गार्डनर ने ये कहा है कि आईक्यू ही सब कुछ नहीं है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और जिस बच्चे के पास जो भी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होगी वो उस फील्ड की प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। तो सिर्फ आईक्यू को क्राइटेरिया नहीं मानना चाहिए है स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस को मेजर करने का। ऑल्दो हॉवर्ड गार्डनर की ये थ्योरी साइकोलॉजी की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारी एरिक्सन की स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो एरिक्सन ने बेसिकली बोला है कि 8 स्टेजेस से कोई भी ह्यूमन बीइंग पास होता है और अलग अलग स्टेज में उसका अलग अलग तरीके का कॉग्निटिव या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 1.5 साल तक 2 तरीके की चीज़ें उसमें डेवलप हो सकती हैं, ट्रस्ट या मिसट्रस्ट की फीलिंग। देखिए, एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। लेट्स से आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बट 1 साल से जब वो बड़े हो जाते हैं तो यूजुअली जब उनके पेरेंट्स बाहर जा रहे होते हैं तो वो भी सिग्नल से, इशारे से समझाते हैं या रो के समझाते हैं कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू गो, उनको छोड़ के मत जाओ। तो अक्सर माँ बाप चकमा दे के बच्चे को निकल जाते हैं। तो उसके अंदर कौन सी फीलिंग डेवलप होगी? मिसट्रस्ट की फीलिंग, कि उसको पता है कि मम्मी पापा बोलते हैं हम अभी आ रहे हैं, 1 घंटे में आते तो है नहीं, चले जाते हैं मुझे छोड़ के। तो नेक्स्ट टाइम से हो सकता है वो दरवाजे पे खड़ा रहे और आपको जाने का मौका ही ना दे, क्योंकि उसके अंदर मिसट्रस्ट पैदा हो गया है, क्योंकि आप लोग उसको चकमा दे के हर बार बाहर
चले जाते हैं, उसको लेके नहीं जाते हैं। तो इस स्टेज में आप जिस तरीके का बिहेवियर बच्चे के साथ करेंगे उसके अकॉर्डिंग या तो वो ट्रस्ट करना सीखेगा या मिसट्रस्ट करना सीखेगा। नेक्स्ट, जब बच्चा 1.5 से 3 साल का है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। जब बच्चा 1.5 से 3 साल का होता है तो वो खुद से काम करने की कोशिश करता है। लेट्स से 2-2.5 साल के बच्चे होते हैं, वो खुद से, उनको नया नया शौक लगता है कि हम खुद से खाना खाएंगे, तो लेट्स से वो स्पून से खा रहे हैं, उन्होंने गिरा दिया, ठीक है। ऑटोनॉमी, दे आर ट्राइंग टू डू द थिंग देमसेल्व्स। वो आपको बताते हैं हम तो ये वाले कपड़े पहनेंगे, हमें तो यही वाले पहनने हैं, आजकल के बच्चे ये भी बताते हैं। सो ऑटोनॉमी, दे आर, वो खुद से जो है आपको बता रहे हैं क्या करना है, खुद से डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन अगर गलती हो जाती है और आप उन पर चिल्ला देंगे तो उनके अंदर शेम की फीलिंग डेवलप हो जाएगी। लेट्स से बच्चे ने कहा मैं तो खुद खाना खाऊंगा मम्मी, और स्पून उसने लिया और गिरा दिया बेड पे खाना, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रिपिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, बच्चा गिराएगा ही गिराएगा, और आप उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से चिल्ला दिए, उसको डांट दिया, तो वो जो है उदास हो जाएगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं शेम की फीलिंग आ जाएगी कि आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। और अगर आप उसको करने देंगे, चाहे वो कितना भी गिराए, चाहे मुंह में उसके खाना जा ही नहीं रहा है, चाहे वो सारा गिरा रहा है, बट ऑटोनॉमी, उसके अंदर वो डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ आएगी कि हाँ आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस। ऐसे ही इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये होता है एज 3 to 5 में। बच्चा और बड़ा होता है तो वो नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, इनिशिएटिव लेता है। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, जब बच्चा इनिशिएटिव ले रहा है, खुद से कोई काम करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स से बच्चे ने बोला कि भाई मैं अपने कपड़े जो है खुद से पहनूंगा, आप मत पहनाओ, ठीक है। वो पहन नहीं पा रहा है, आपको लेट हो रहा है, आधा घंटा लगा दिया उसने, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे को थोड़ा सा एम्बैरसमेंट होगा उस टाइम पे जब वो काम को खुद से नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन अगर आप उसको एनकरेज करेंगे तो वो इनिशिएटिव लेता रहेगा, धीरे धीरे करके सीख जाएगा। लेकिन अगर आप उसके इनिशिएटिव पूरा ना होने पर उसको जो है डांटेंगे तो उसके अंदर एक गिल्ट की फीलिंग आ जाएगी कि मैंने कहा और मैं कर नहीं पाया। बच्चे टॉयज से खेलते हैं, ब्लॉक्स वाले टॉयज से खेलते हैं। सो लेट्स से उनको बोला आपने ट्रेन बनाओ या कोई बिल्डिंग बनाओ, घर बनाओ, ठीक है। वो बड़ी खुशी खुशी इनिशिएटिव लेके कि हम तो बनाएंगे, बना रहे हैं, नहीं बना पाए। वहीं पे कोई दूसरा बच्चा आ गया, उसने बना के दिखा दिया और आपने बोला देखो उसका बच्चा तो बना लेता है, तुम तो नहीं बना पाए। बच्चे सब समझते हैं कितने भी छोटे हो, आपने बोला तुम तो नहीं बना पाए, देखो उसके बच्चे ने बना लिया, तो उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग आ जाएगी। और यही अगर आप उसको एनकरेज करेंगे कि नहीं बेटा आप बना सकते हो, तो इनिशिएटिव की फीलिंग आएगी, वो इनिशिएटिव लेना सीखेगा। फिर 5 से 12 साल, इस उम्र में बच्चे खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं जब स्कूल जाते हैं। तो अगर जो है आप उनको इनकरेज करेंगे, स्पेशली स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनका रोल यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। उनको अगर इनकरेज किया जाएगा, इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब होता है इंडस्ट्रियसनेस, हार्ड वर्किंग, तो उनको इनकरेज करोगे ना तो उनके अंदर हार्ड वर्क करने की फीलिंग आएगी कि येस वी कैन डू इट बाय हार्ड वर्क। लेकिन अगर आप हमेशा उनको सिर्फ दूसरों से कंपेयर करके नीचा दिखाएंगे तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा उनमें। ऐसे ही 12 से 18 साल की उम्र में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं इस उम्र में 12 से 18 साल की उम्र में उनको पता होता है, प्री प्लान्ड होता है कि हमें तो भाई आगे चल के ये करना है, 10th क्लास का एग्जाम देंगे, फिर हमको जो है आर्ट स्ट्रीम लेनी है कि कॉमर्स लेनी है, इस तरीके से पढ़ना है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, पूरा प्लान करके बैठे होते हैं आजकल के बच्चे। दे आर कॉन्फिडेंट, दे हैव आइडेंटिटी, दे नो हु आई एम एंड वॉट आई वॉन्ट टू डू। उनको पता है मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है, दे हैव प्लान्ड। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रोल कन्फ्यूजन होता है, दे डू नॉट नो व्हाट दे लाइक। और एक्चुअली इस उम्र में हर किसी को पता नहीं होता, या इस उम्र में जो सोचा होता है ज़रूरी नहीं होता कि बड़े होकर बच्चा वही करे, तो उनको रोल कन्फ्यूजन होता है, उनको समझ में नहीं आता यार क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है कौन सी नहीं लेनी है आगे चल के। और प्लस वो अपने से बड़ों के बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करने लगते हैं। सो दैट इज़ रोल कन्फ्यूजन। सो टीचर का काम है कि जब बच्चों का रोल कन्फ्यूजन हो तो उनके पोटेंशियल को पहचाने और उनको सही डायरेक्शन दिखाए, उनको गाइड करे। देन 18 to 40, 18 साल से पहले स्कूल में बहुत दोस्त होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, बट आफ्टर 18 यू बिकम मैच्योर, तो समझ में आ जाता है कि असली दोस्त लाइफ में बहुत कम होते हैं। तो ऐसी एज में 18 to 40 में आपको अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, लेकिन लेस इन नंबर, गुड इन क्वालिटी। ऐसा नहीं कि बहुत सारे दोस्त चाहिए, कुछ दोस्त चाहिए, लेकिन अच्छे दोस्त चाहिए हैं जो आपकी मदद कर सकें, समय पर काम आ सके, जो जेन्युइनली आपकी केयर करते हों। अगर ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं देन यू डेवलप इंटीमेसी। लेकिन अगर लाइफ में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं तो आइसोलेशन, आदमी अलग अलग रहने लगता है, कटा कटा रहने लगता है। देन
40 to 65 जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन ऐसे लोग जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, उनकी लाइफ थम गई है, उनको डेली जॉब पे जाना है, पैसा कमाना है, घर आना है, बस हो गया, स्टैग्नेट। तो स्टैग्नेंट लोग जो होते हैं वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं। जबकि जनरेटिविटी, पीपल हु थिंक अबाउट द सोसाइटी ऑल्सो, 40 साल के हो गए हैं, अच्छी जॉब है, अच्छी कमाई है, घर है, सब कुछ सेटल्ड है, लेट्स डू समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। तो ये वो लोग होते हैं जो सोसाइटी में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने की भी सोचते हैं। एंड द लास्ट वन 65 प्लस, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं। अगर ओल्ड एज में ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है तो उसके पास विजडम होगा, नॉलेज होगी। और अगर ऐसा व्यक्ति है जिसने नहीं किया, जो कुछ भी वो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, उसके सपने अधूरे रह गए, तो वो हमेशा ओल्ड एज में ये सोचता रहेगा, काश मैंने ये डिसीजन लिया होता, काश मैंने ये वो किया होता। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या होती है, घर में कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। आपने देखा होगा ऐसे घर जहाँ पर दादा दादी की राय, उनकी ओपिनियन मैटर करती है, आज भी उनके पास डिसीजन लेने का अधिकार है, बच्चे उनको बहुत पूछते हैं, ऐसे लोग जो है ना उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। क्यों? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, उनका माइंड हेल्दी रहता है, उनको इम्पोर्टेंस फील होती है दैट येस वी आर लिविंग एंड वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, उनको इम्पोर्टेंस फील होती है, उनको लगता है कि हमसे लोग अटैच्ड हैं एंड दे वॉन्ट टू लिव फॉर देम। उनके विजडम, उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो काम आता रहता है। अदरवाइज डिस्पेयर की फीलिंग आ जाती है, अच्छा नहीं फील होता है और धीरे धीरे करके जो है इंसान डल होता चला जाता है। तो ये ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की एज है। या तो आपको फील होगा दैट पीपल लव यू, दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू और वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे केस में आप, शरीर आपका भले बूढ़ा हो लेकिन आप लाइवली रहेंगे। अदरवाइज डिस्पेयर, अदरवाइज क्या होगा, धीरे धीरे करके लाइफ बहुत ही डल होती चली जाएगी। सो बेसिकली एरिक्सन का ये कहना है कि ये 8 स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रकार का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। ये भी बहुत आसान है, कोल्ब नाम के ऑथर हैं, इन्होंने सिंपली एक लर्निंग साइकिल बताई है विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ये स्टार्ट ही एक्सपीरियंस से होगी। इन्होंने बोला सबसे पहले लेट्स से लाइफ में कोई सिचुएशन आई, कोई नया एक्सपीरियंस हुआ हमको, उस एक्सपीरियंस में हमने जिस तरीके से बिहेव किया या रिएक्ट किया, फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब है ऑब्जर्विंग, हमने ऑब्जर्व किया। भाई कोई सिचुएशन आ जाती है एकदम से तो हम उसमें स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर जाते हैं, तो हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, कोई सिचुएशन आई, हमने स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर दिया, उसके बाद हम सोचते हैं हमने सही किया या गलत किया, वी ऑब्जर्व कि हमने क्या किया और क्या सिचुएशन थी, तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग। उसके बाद आती है थिंकिंग। यहाँ पर थिंकिंग का मतलब है इंटरप्रेटिंग, कि हमने जो किया वो सही था या नहीं था, हमने जो किया नेक्स्ट टाइम से उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। सो इंटरप्रेटिंग ऑल दैट यू हैव डन, और उसके बाद आप जो है अपना फाइनल एक्शन लेते हो, जो कि एक सोचा समझा एक्शन होता है। सो बेसिकली एक रैंडम सिचुएशन, एक एक्सपीरियंस, उसको ऑब्जर्व किया, उसके बारे में सोचा, उसको इंटरप्रेट किया और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं सोचा, और उसके बाद अपना फाइनल एक्शन डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम से अगर वो सिचुएशन आती है या कोई और भी सिचुएशन आती है, देन हाउ यू शुड एक्ट, आपको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए है। ये जो सारी थ्योरीज अब हम पढ़ रहे हैं ये सेकेंडरी थ्योरीज हैं, ये सारी थ्योरीज डायरेक्टली लर्निंग की ओर टारगेटेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड है, इसलिए पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, पीटर प्रिंसिपल, दिस इज अ गुड वन। तो पीटर प्रिंसिपल में बेसिकली ये बताया गया है कि एक टीचर को किस तरीके से बच्चों को मैनेज करना चाहिए। तो बेसिकली बच्चों में 4 लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस होते हैं, टीचर को पता होना चाहिए उनके बारे में, तभी जो है टीचर सही तरीके से बच्चों को एनकरेज कर पाएगा या मोटिवेट कर पाएगा। तो सबसे पहले शब्द का मतलब समझिए, इनकॉम्पिटेंस मीन्स यू कैन नॉट डू इट, बच्चा नहीं कर सकता है। कॉम्पिटेंस वो एरिया जिसमें बच्चे की स्ट्रेंथ है, बच्चा वो काम कर सकता है। अनकॉन्शियस आपको नहीं पता है, कॉन्शियस आपको पता है। तो अब आप देखो पहले वाला, अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस नहीं कर सकता है, अनकॉन्शियस उसको पता ही नहीं है कि वो नहीं कर सकता है। नॉट नोइंग हाउ टू डू अ टास्क, विदाउट नोइंग यू डोंट नो, आप नहीं कर सकते हो, आपको पता भी नहीं है ये बात। एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स से आपको डिबेट में एंट्री दिलाई गई
और आपको जो है स्पीकिंग के लिए बुलाया गया, आप स्टेज पे गए एंड यू आर ब्लैंक, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, यू आर इनकॉम्पिटेंट टू गिव ए स्पीच, ठीक है, आप उस चीज़ में स्किल्ड नहीं हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि आप स्किल्ड नहीं हैं, नहीं तो आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते डिबेट में। सो आपके पास वो स्किल नहीं था और आपको पता भी नहीं था। फिर होता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, एक बच्चा उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया डिबेट में, उसको पता है आई एम इनकॉम्पिटेंट, मेरे अंदर ये स्किल नहीं है, मैं लोगों के सामने जाके घबरा जाता हूँ, और उसको ये बात पता है, वो कॉन्शियस है कि वो इनकॉम्पिटेंट है उस चीज़ को लेके। टीचर का क्या लेना देना है भाई यहाँ से? ऑब्वियस सी बात है, टीचर का लेना देना यहाँ पे है, जहाँ पर बच्चे को पता है कि वो इनकॉम्पिटेंट है, वहाँ पे वो बच्चे को बाय ट्रेनिंग वो स्किल इम्पार्ट करा सकता है। टीचर का काम ही होता है कि बच्चे के इनकॉम्पिटेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसमें उसको स्किल्ड बनाना, उसको ट्रेनिंग देना। कॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। यू आर कॉम्पिटेंट, आपके पास स्किल है, बट वो स्किल ऐसे नहीं आया है, बहुत हार्ड वर्क से, बहुत मेहनत से वो स्किल आया है, दैट इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यानी कि आपको पता है आपके पास वो कॉम्पिटेंस है और आपने हार्ड वर्क से वो कॉम्पिटेंस गेन किया है। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस होता है जब आप किसी काम को एफर्टलेसली कर सके, वो या तो आपके पास गिफ्ट होता है बाय बर्थ, या फिर आप बहुत लंबे समय से वो काम करते आ रहे हैं, इसीलिए आपको वो काम करने में कोई एफर्ट नहीं लगते हैं। एक बच्चा है वो 10 साल से पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, तो उसके लिए वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस हो गई, वो 10 साल से कर रहा है, उसको एफर्ट नहीं लगते हैं, कोई भी टॉपिक तो जाके बोल देता है, तो वो उसके लिए एक नेचुरल चीज़ हो गई, नेचुरल प्रोसेस हो गया, दैट इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। आपके पास कॉम्पिटेंस है, यू आर स्किल्ड, और आपको कोई एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ रहे हैं, दैट इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, आपके पास स्किल तो है, कॉम्पिटेंस तो है, लेकिन बड़े हार्ड वर्क से आपने वो स्किल गेन किया है। सो टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चा किस चीज़ में कॉम्पिटेंट है, किस चीज़ में कॉम्पिटेंट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव लेयर्ड सेंसरी थ्योरी। लेयर्ड ऑथर का नाम है, पूरा फोकस इसने किया है सेंसस पे। इसने बोला भाई सेंसस से बच्चे बहुत कुछ गेन करते हैं। तो इनकी जो रिसर्च थी उसमें इन्होंने फाइंड आउट किया था कि 75% ऑफ द नॉलेज जो बच्चों के पास होती है वो देखने से आती है, सीइंग सेंस, 13% सुनने से, और बची हुई 12% टच, स्मेल और टेस्ट से। सो बेसिकली हमारे जो 5 सेंसेस हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने किसको माना? सीइंग को, देखने को। इन्होंने बोला मैक्सिमम चीज़ें जो बच्चे सीखते हैं वो थ्रू सीइंग। तो जितना ज़्यादा हो सके क्लासरूम में पढ़ाते टाइम विजुअल इमेजेस का या विजुअल डिवाइसेस का इस्तेमाल करना चाहिए है। जो चीज़ बच्चों को दिखाई जाती है, जिनकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होती है, वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी बच्चों को, स्टूडेंट्स को। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, स्किनर्स बिहेवियरिस्ट थ्योरी। अगर आपको याद हो तो लास्ट वाले जो लेक्चर था उसमें हमने बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ा था। ये सेम थ्योरी है, ये वही व्यू पॉइंट है दैट कोई भी एक्शन आप लेते हैं, अगर उसके कॉन्सिक्वेंस में, उसके रिजल्ट में आपको एक पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा तो वो एक्शन आप बार बार लेंगे, नेगेटिव रिवॉर्ड मिलेगा तो आप अपना वो बिहेवियर, वो एक्शन छोड़ देंगे। थॉर्नडाइक नाम का जो ऑथर है उसका लॉ ऑफ इफेक्ट भी मैंने आपको समझाया था। लॉ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट मतलब क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहा है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इफेक्ट। बिहेवियर इज द आउटकम ऑफ रिस्पॉन्सेस, बिहेवियर इज द आउटकम ऑफ रिवॉर्ड एंड कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चा क्या बिहेवियर शो करेगा, क्या नहीं बिहेवियर शो करेगा, वो डिपेंड करता है इफेक्ट पे कि उसको बदले में क्या मिल रहा है। अगर जो है वो अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है, बदले में पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो बार बार वो बिहेवियर करेगा। और अगर वो कोई गलत काम कर रहा है और बदले में उसको डांट पड़ रही है, नेगेटिव रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो उस काम को करना छोड़ेगा। सो बेसिकली अच्छे बिहेवियर को जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए, नेगेटिव बिहेवियर को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए है। देन नेक्स्ट वी हैव जेस्टाल्ट थ्योरी बाय वॉन रेनफल्स। तो ये जो जेस्टाल्ट थ्योरी है ये क्या कहती है? होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये कहते हैं, जैसे वो वाली कहावत होती है कि सिंगल सिंगल देखो तो उंगलियां हैं और ऐसे बंद कर लो तो ये मुट्ठी है, ठीक है। सो वही यहाँ पे भी कहना है दैट होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। किसी भी चीज़ को पूरा देखना, विजन बनाना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आपको छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो इसीलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि आगे चल के कंबाइन करके आप एक डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर सकें, फर्स्ट थिंग।
सेकेंड थिंग ये कहते हैं कि भाई हमेशा फोकस, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, फोकस किस चीज़ का होना चाहिए जेस्टाल्ट थ्योरी में। इन्होंने कहा फोकस होना चाहिए कॉग्निटिव प्रोसेसेस ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इन्होंने बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे को सिखाना, उनको क्रिएटिव बनाना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हायर लेवल के प्रोसेसेस होते हैं जिनसे माइंड का डेवलपमेंट हो, वो प्रोसेसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है बच्चे के दिमाग में जो मेंटल ब्लॉक्स हैं उन मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव किया जाए। लेट्स से मैंने यहाँ पे ये डॉट बना दिया, अब मैं आप लोगों से पूछूं ये क्या है, आप बोलोगे डॉट है। लेकिन मैं एक छोटे बच्चे से पूछूं जो 2.5-3 साल का है, 4 साल का है, उसके लिए क्या हो सकता है? बॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, उसके लिए हो सकता है एक कीड़ा जो है वो आंखें बंद करके सो रहा हो, छोटा छोटा गोलमोल होके, कुछ भी हो सकता है। हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है। हमें इस एजुकेशन सिस्टम के सेट पैटर्न में जो चीज़ सिखा दी गई है हमने वो सीख ली है। ठीक है, अपने आसपास देखो, ऊपर देखो, पंखा लगा होगा, आपसे पूछे क्या है, आप कहोगे पंखा है। बच्चों से पूछो क्या है, वो कह सकते हैं भैया उड़ने वाले पर हैं, कुछ भी हो सकता है उनके लिए। तो सो बेसिकली ये जो क्रिएटिविटी है ये बच्चों के अंदर बनी रहने दो। टीचर का काम है एक सेट पैटर्न में बच्चों को ढालो मत, बल्कि उनके जो मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको दूर करो ताकि उनका हायर ऑर्डर डेवलपमेंट हो सके। देन नेक्स्ट वी हैव रॉजर्स ह्यूमनिस्ट थ्योरी। ये ह्यूमनिज्म वाली फिलॉसफी पर बेस्ड है। इन्होंने सिंपली बोला है दैट लर्निंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अपनी सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से, जिन लोगों के साथ बच्चे का उठना बैठना है, जिन लोगों से वो मिलता जुलता है, उसके फ्रेंड से, हर किसी से एक बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। सो दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन इस नेचुरल प्रोसेस में फिर टीचर का क्या काम है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा अपनी सराउंडिंग से, अपने एटमॉस्फेयर से, अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से, फ्रेंड से सीख रहा है, तो टीचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिससे बच्चा सीखेगा। तो एक टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज़, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए हैं ताकि बच्चा सही चीज़ सीखे? तो सबसे पहली चीज़ है रियलनेस। द टीचर शुड बी रियल। फेक बिहेवियर मत शो करो। आप कोई भी चीज़ बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा आपको करते हुए देखेगा तो ज़्यादा आसानी से सीखेगा। सो लीड बाय एग्जाम्पल और आपका सच्चा बिहेवियर शो कीजिए। फेक सेल्फ मत बच्चों के सामने दिखाइए। आप अपनी रियलिटी जब बच्चों को दिखाएंगे तो ज़्यादा ट्रस्ट मेंटेन होगा आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट वी हैव प्राइसिंग, एक्सेप्टिंग एंड ट्रस्टिंग। प्राइसिंग, जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं कि हमेशा आपको पैसे खर्च करके चॉकलेट ला के देनी है, नहीं। एनकरेज हिम, सिर्फ और सिर्फ उसकी तारीफ कर देना या क्लास में ताली बजवा देना, ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। एक्सेप्टिंग, बच्चे के डिफरेंट रिस्पॉन्सेस को एक्सेप्ट कीजिए। हर बच्चा सेम नहीं है, हर बच्चा डिफरेंट है और हो सकता है हर बच्चे का माइंड उसको अलग आंसर देने पे मजबूर करे। सो प्लीज़ एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट अ स्टूडेंट इज सेइंग और आस्किंग। बच्चा जो पूछ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, बच्चा जो आंसर दे रहा है उसको एक्सेप्ट करो। एंड ट्रस्टिंग, ट्रस्ट लेवल मेंटेन होना चाहिए है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। एंड द लास्ट थिंग, एम्पैथी। नाउ देयर आर टू वर्ड्स, सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी होता है जब हम दूसरे के साथ अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं कि ओहो तुम्हारे साथ बुरा हो गया, दैट इज सिंपैथी। एम्पैथी होता है जब हम खुद को दूसरे की जगह पर रख के सोचते हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से क्लास में 2 बच्चे हैं, एक आपका बेस्ट फ्रेंड है, एक नॉर्मल क्लासमेट है। एक बच्चा फेल हो गया, आपने उसको बोला अरे यार बहुत गलत हुआ, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम पास हो जाओगे। आप सिंपैथी शो कर रहे हो। आपका फ्रेंड फेल हो गया, वो रो रहा है, आप उसके साथ रो रहे हो, क्यों? बिकॉज यू कैन फील द सेम थिंग। वो आपका इतना अच्छा फ्रेंड है कि आपको भी वही फील हो रहा है जो उसको फील हो रहा है, आप उसके दर्द को फील कर पा रहे हैं, दैट इज एम्पैथी। जब हम खुद को दूसरे की जगह पर रख के सोच सकते हैं, दैट इज एम्पैथी। सो टीचर को अपने आप को एक स्टूडेंट की जगह पर रखकर सोचना चाहिए है। जब टीचर इस तरीके से सोचेगा तब वो बच्चे को पढ़ने के लिए एक बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट दे पाएगा। सो बेसिकली ह्यूमनिस्ट थ्योरी में जो कुछ भी हमने ह्यूमनिज्म फिलॉसफी में पढ़ा था वो सब कुछ तो है कि भाई नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है, बच्चा आसपास की सराउंडिंग से, लोगों से सीखता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक टीचर के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हैं सो दैट वो अपने स्टूडेंट्स को समझ सके, उनके साथ अच्छा ट्रस्ट लेवल मेंटेन कर सके और ईजिली उनके लिए एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड एंड द लास्ट 2 थ्योरीज, ये क्लासरूम मैनेजमेंट पर फोकस करती हैं। तो सबसे पहली है कैंटर्स थ्योरी ऑफ असर्टिव डिसिप्लिन।
बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे रखा जाए। एक चीज़ और, बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए इस थ्योरी में कहा गया कि डिक्टेटर बनने की, चीखने चिल्लाने की, हुक्म चलाने की या डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट सीखिए। तो उस पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट के क्या रूल्स होंगे देखिए। सबसे पहली चीज़ तो मेक द रूल्स वेरी क्लियर, डोंट बी एम्बिगुअस। बच्चों को पता होना चाहिए है कि हमारी क्लास में जब ये टीचर है तो उनके सामने हमें किस तरीके से बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टीचर बहुत लीनियंट होते हैं तो बच्चे उनकी क्लास में हंसते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। उनको पता है कि टीचर इस बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए वो ऐसे करते हैं। दूसरा टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको पता है कि ये टीचर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम क्लास में हल्ला मचाएं या इधर उधर घूमें या केओस करें। सो कहने का मतलब ये है, डिक्टेटर बनने की या डोमिनेट करने की, चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही क्लियर रखिए बिहेवियरल रूल्स आपकी क्लास में क्या होंगे, आपकी क्लास में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे किस तरीके से रहें, वो रूल्स पहले ही उनको बता दीजिए। फिर जब बच्चे सही तरीके से बिहेव नहीं करें, ठीक है, तो उनको जो है करेक्ट कीजिए कि आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना है। और फिर जब बच्चे अपना बिहेवियर सही करें तो प्रेस करना, तारीफ करना, एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चा नेक्स्ट टाइम अच्छा बिहेवियर ही शो करेगा। अच्छा, दूसरी बात, स्पेसिफिक होना है, पता होना चाहिए टीचर को कब प्रेस करना है, कब प्रेस नहीं करना है। क्योंकि अगर हम हर चीज़ के लिए प्रेस करेंगे तो फिर प्रेस की कोई कीमत, कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। भाई, जब बच्चा वाकई में कोई बहुत अच्छी एक्टिविटी करे तब आप उसको प्रेस कीजिए। रिवॉर्ड एक्सेप्शनल बिहेवियर, जो बच्चा एक्सेप्शनली अच्छी तरीके से क्लास में बिहेव करे या एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस शो करे, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए है। गलत बिहेवियर, बैड बिहेवियर करने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या क्या पनिशमेंट मिलेगा, उसके बारे में पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए, नहीं तो बच्चे सीरियस नहीं होंगे। एंड कभी भी कोई बच्चा अगर रूल ब्रेक करता है तो तुरंत ही उसको कॉन्सिक्वेंस, यानी कि जो भी पनिशमेंट आपने डिसाइड कर रखा था रूल के अकॉर्डिंग, वो उसको तुरंत मिलना चाहिए है। इससे पूरी क्लास के लिए सबक रहेगा कि वो मिस्टेक को रिपीट नहीं करें। अगर आप एक वार्निंग देके, 2 वार्निंग देके, 10 वार्निंग देके छोड़े जा रहे हैं तो फिर बच्चे सीरियस नहीं होंगे। लेकिन पनिशमेंट कैपिटल नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं, और बहुत तरीके होते हैं प्यार से समझाने के। एंड द लास्ट वन, ड्रेकर्स क्लासरूम मैनेजमेंट थ्योरी। ड्रेकर ने भी यही बोला है, ड्रेकर ऑथर का नाम है, इन्होंने अपने क्लासरूम मैनेजमेंट थ्योरी में यही बोला है कि क्लास में डिसिप्लिन रहना चाहिए, बट दैट डिसिप्लिन शुड बी द आउटकम ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बच्चे 2 टीचर्स की क्लास में चुप रहते हैं, एक जिनसे वो डरते हैं, एक जिनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि क्लास में जो डिसिप्लिन हो, दैट डिसिप्लिन शुड बी द आउटकम ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बच्चे टीचर की रिस्पेक्ट करते हों, इस वजह से वो जो है क्लास में डिसिप्लिन में रहें और अच्छा बिहेवियर शो करें। ये होगा सबसे सही, सबसे पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट। फिर ड्रेकर ने क्या बोला कि अल्टीमेटली हर बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है वो उस क्लास में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उसका एक रिस्पेक्टेड मेंबर बनना चाहता है। अब होता क्या है, आदत होती है बच्चों की मजाक उड़ा देना दूसरों का, और कई बार टीचर्स भी ऐसे करते हैं कि बच्चों को डांट देते हैं या सबके सामने मजाक उड़ा देते हैं। ऐसे केस में बच्चे को बहुत ख़राब और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग पैदा हो जाती है। सो इनका कहना ये है कि हर बच्चा सिर्फ और सिर्फ बिलोंग करना चाहता है उस जगह को जहाँ वो डेली आता है, थोड़ी रिस्पेक्ट, थोड़ी केयर चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है और एक फ्रेंडली फीलिंग चाहता है। वो ये चाहता है कि उसको फील होगी हाँ मैं भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और मैं भी इस जगह का हिस्सा हूँ। उसको, किसी भी बच्चे को आइसोलेटेड, अलग मत होने दीजिए। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो पाया, किसी बच्चे को क्लास में कंट्रीब्यूट करने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिर वो दूसरे बच्चों के साथ मिंगल नहीं हो पा रहा है, या फिर दूसरे बच्चे हर समय उसका मजाक उड़ाते हैं, तब हो सकता है वो बच्चा रिवेंज स्टार्ट करे जिसमें वो मिसबिहेव करेगा। तो बच्चा जो मिसबिहेव करेगा वो कैसे करेगा, उसके क्या 4 गोल होंगे देखिए। सबसे पहले तो वो बेचारा अटेंशन पाने की कोशिश करेगा कि किसी तरीके मुझे अटेंशन मिल जाए, फील तो हो कि मैं भी इस क्लास का मेंबर हूँ, मैं भी इस क्लास का पार्ट हूँ। अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर वो पावर एंड कंट्रोल, दूसरों को डराना धमकाना हो सकता है स्टार्ट कर दे। वो भी नहीं हो पाएगा तो गेन रिवेंज, वो रिवेंज लेने पे उतर आएगा। लेकिन
टीचर अगर इन सब एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहा है तो टीचर को जो है उस बच्चे को डांटना मारना नहीं है, टीचर को ये समझना है कि बच्चा जो रिवेंज ले रहा है ना, वो एक्चुअल में रिवेंज नहीं, उसके पीछे छुपी हुई उसकी फीलिंग है कि उसको इस क्लास में कभी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, कभी अटेंशन नहीं मिली, कभी उस पर फोकस नहीं किया गया, उसके जो फ्रेंड्स हैं उसके जो क्लासमेट्स हैं वो कभी उसके फ्रेंड्स नहीं बन पाए, टीचर ने कभी उसको प्रेज नहीं किया। इन फीलिंग्स की वजह से वो ऐसा कर रहा है, टीचर को ये समझना है। और लास्ट में क्या होगा, बच्चा गिव अप कर देगा, डिस्प्ले फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, वो गिव अप कर देगा, ना होमवर्क करेगा, ना पढ़ाई करेगा, क्लास में चुपचाप बैठा रहेगा, कहते कुछ होगा ही नहीं, उसको वो जगह एक्सटर्नल लगने लगेगी, उसको बंद हो जाएगा ये फील होना कि वो उस क्लास का थोड़ा बहुत भी मेंबर है, वो जो 1% वाली फीलिंग होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो वो गिव अप कर देगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। सो अब ऐसे केस में टीचर को सिर्फ बच्चे की एक्टिविटी नहीं देखनी है कि वो मिसबिहेव कर रहा है, इस मिसबिहेवियर के पीछे छुपी हुई फीलिंग देखनी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो चाहता क्या है, वो सिर्फ उस क्लास का पार्ट बनना चाहता है। सो उस तरीके से उसको जो है बच्चे को, स्टूडेंट को समझाना चाहिए है और उसको क्लास में इम्पोर्टेंस दिलानी चाहिए, उसको प्रेस करना चाहिए है और बच्चों के साथ उसको जो है बैठाना चाहिए और बच्चों को भी समझाना चाहिए कि वो उसके साथ भी फ्रेंडशिप करें। सो इस तरीके से एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एटमॉस्फेयर क्लास में पैदा होगा और क्लास अपने आप डिसिप्लिन में रहेगी, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाएगा। इसी के साथ हमारी सारी थ्योरीज ख़त्म। देयर वर 20 थ्योरीज इन टोटल, पहली वाली 10 जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना इन 10 को भी है, पढ़ना सभी को है। थैंक यू।